कि अगर आप बोलते हैं जी। तो आप सत्ता के विरोधी हो जाते हैं और आप विपक्ष से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप सत्ता के चापलूस हो जाते हैं। अगर आप विपक्ष से कोई सवाल पूछ लेते हैं जी। तो आप गोदी मीडिया हो जाते हैं और आप सत्ता से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप बाहर मीडिया हो जाते हैं। ये एनएच का एक प्रोजेक्ट है जिसकी राह में, जिसमें एक रोड़ा बन रही थी, ये मज़ार, ऐसे तमाम मंदिर भी रोड़ा बनने हैं, वो भी हटेंगे। तो इसमें श्रेय लेने की जो राजनीति है उस पर मुझे आपत्ति है। डेवलपमेंट होगा तो उसका फायदा सभी को मिलेगा। बिल्कुल। उसमें मंदिर हटे या मस्जिद हटे, चंद कदम की दूरी पे मज़ार हटती है तो आप श्रेय लेते हैं, जबकि दुकानें हटती हैं, वो दुकानदार आपको चाबियां सौंप देते हैं तो आप श्रेय नहीं लेते। वो जिम्मेदारी किसकी थी? किसी का धर्म से संबंधित कोई काम होता है तो दूसरे को मजे नहीं लेने चाहिए। एनएच की जद में एक चीज़ आ रही है, वो हटी है, उस पर श्रेय लेने का मतलब मैं तो नहीं मानता कोई अच्छा तरीका है। पिछले 24 घंटे से रुद्रपुर शहर की राजनीति का सबसे चर्चित और गरमाया हुआ मुद्दा सज्जाद मियां और मासूम मियां की मज़ार को अलोकतांत्रिक तरीके से हटा देना, ध्वस्त कर देना रहा है। हालांकि शहर के तमाम पत्रकारों ने इस पर अपनी अपनी विचारधारा रखी है और लगातार एक ही प्रवाह में सभी ने इस मामले पर अपनी अपनी राय रखी है। आज मौजूदा समय पर जब लिखित पत्रकारों में जो प्रिंट मीडिया है उस पर भी इस पर खासा कुछ लिखा गया है और हमें आज ये ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट पर उसी दिन जिस रात ये तोड़ा गया है उसी दिन सुबह इस पर कोई डिसीजन आने वाला था। अब हाई कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया है, लेकिन हम उस मुद्दे पर आज बात करने के लिए बैठे हैं। फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क, आपने भी इस चीज़ को कवरेज किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? और बहुत सारी इस मामले में बातें करनी है जो मेरे जहन में सवाल हैं और मुझे लगा कि उसके जवाब मैं किससे पूछूं, तो मेरा जहन में आपका अंत में जब मैंने आपको देखा कि आप कवरेज करी तो मेरे को लगा कि मुझे आपसे इस मामले में डिस्कस करना चाहिए। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए रावत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मीडिया का एक संक्रमण काल चल रहा है। संक्रमण काल मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप बोलते हैं जी तो आप सत्ता के विरोधी हो जाते हैं और आप विपक्ष से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप सत्ता के चापलूस हो जाते हैं। बिल्कुल। गोदी मीडिया हो जाती है अगर आप विपक्ष से कोई सवाल पूछ लेते हैं जी। तो आप गोदी मीडिया हो जाते हैं और आप सत्ता से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप बाहर मीडिया हो जाते हैं। इस तरीके के उपनाम मीडिया को दिए जा रहे हैं। मेरा कहना एक है कि जिस तरीके से कल मज़ार को हटाया गया और उसके बाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया, मुझे लगता है जो डिसीजन में कहा गया, डिसीजन में भी ये नहीं कहा गया कि मज़ार को आपने क्यों हटा दिया। हटाने के तरीके पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 2 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जी। 2 लोगों को नामित किया जाए। उन 2 लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वहां से मिट्टी लेकर और वो मज़ार को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेंगे, स्थानांतरित किया जा सके, स्थानांतरण करेंगे उसका। मुझे लगता है यही प्रक्रिया जो है वो अपनाई जानी चाहिए थी। बिल्कुल एग्जैक्ट है। समाज के 4 लोगों को लेके, मुस्लिम समाज के 4 लोगों को लेके आप उनसे वार्ता करते। देखिए, निश्चित तौर पर अगर वो एनएच की जद में आ रही थी, वो अतिक्रमण था, वो चाहे मंदिर होता या मस्जिद मज़ार थी। आगे तमाम मंदिर भी जो है वो एनएच की जद में है। उस बात पे भी आएंगे, अभी कुछ पुरानी बातें भी हैं, कुछ बिल्कुल वो हटे हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ कि साहब मज़ार हट गई, एनएच की जद में आ रही थी तो बहुत बड़ा इसमें एक कोई स्टे अगर लेने की कोशिश करे कि साहब मैंने ऐसा कर दिया, तो मैंने वाली चीज़ नहीं है। ये एनएच का एक प्रोजेक्ट है जिसकी राह में, जिसमें एक रोड़ा बन रही थी, ये मज़ार, ऐसे तमाम मंदिर भी रोड़ा बनने हैं, वो भी हटेंगे। तो इसमें श्रेय लेने की जो राजनीति है उस पर मुझे आपत्ति है। मैं श्रेय की बात पे आ जाता हूँ। मैं श्रेय से ज़्यादा जो क्रेडिट है, आप सत्ता में हैं, आप क्रेडिट लेना आपकी वाजिब, आपका आचरण भी रहा है। मैं साफ सुथरे शब्दों में इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई हैं, जो मुझे लगता है जिस तरीके की शब्दावली यूज़ की गई, वो कहीं उस क्रेडिट लेने से कहीं ज़्यादा मुझे मतलब मैं कहता हूँ मुझे उस ज़्यादा से पीड़ा हुई। मैं एक चीज़ आपको और याद दिला देता हूँ, आपको शायद पहले से पत्रकार हैं, जो शारदा कॉलोनी हमारी यहाँ होती है और वहाँ पर एक मंदिर होता था एनएच की जद में जो आया था। ठीक है, जब उस मंदिर को, जब एनएच बन चुका था और वो मंदिर वहाँ रुका हुआ था काफ़ी समय तक, और उसके बाद फिर उस मंदिर को अंततः स्थानांतरण किया गया, थोड़ा पीछे ला दिया गया। तो क्या ऐसा ही काम इस मज़ार के साथ नहीं हो सकता था? देखिए, वो निश्चित तौर पर एनएच के जद में थी, सर्विस लेन पे वो थी। सर्विस लेन के बाद जो है वो पेट्रोल पंप है वहाँ पर,
उनकी निजी ज़मीन है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि स्थानांतरित किया जाना या फिर जो है वो संभव नहीं, था। स्थानांतरित कहने का मतलब, मेरा स्थानांतरित का मतलब ये नहीं कि उसको पीछे कर दिया जाता, जी, कहीं भी जाती। हाँ, कहीं भी शिफ्ट, आज भी तो कहीं वो शिफ्ट हुई ना, कहीं भी शिफ्ट करी आज जाती है। भी जो कमेटी कोर्ट के अनुसार बनी गई है, जो 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिस पर अब जो डिसीजन आएगा ये कहीं ना कहीं उठ के जाएगी, बिल्कुल कहीं बनाई जाएगी। मैंने आपसे वही कहा हाँ। कि इसमें पहले ही ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। एक चाय वाला अगर कोई दुकान खोलता है और उसमें कारोबार करता है 2, 4 साल, 10 साल, उसकी भी उस दुकान से आस्था होती है। बिल्कुल। जो वहाँ चाय पीने आती हैं उनकी भी आस्था होती है, जो सुबह को आते हैं, अरे साहब वो चाय बहुत अच्छी बनाता है। बिल्कुल। तो आस्थाएं सबकी हैं, आस्थाएं मंदिर को लेकर भी हैं, आस्थाएं मस्जिद को लेकर भी हैं। ऐसे में मुझे लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बड़े सलीके से, बड़े कायदे से काम लेते हुए इसको जो है स्थानांतरण करना चाहिए था, इसका जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब होगा। नहीं, मैं उसी बात पे ही आ रहा हूँ कि अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि स्थानांतरण को लेकर लोगों में जो गलतफहमियां रही और जो लोग गलत डिसीजन के शिकार हो गए कि उनको लगता था कि ये पीछे चले जाएगी। आज भी मुझे लगता है कि जब अब ये 2 लोगों की कमेटियां बनी हैं, जब उनको कहा गया है कि इसका जो मिट्टी यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगी या रजिस्ट्रेशन होगा, तो हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ जाएगी। कहीं ना कहीं तो ये आज ये तो बात तय हो गई कि अभी कहीं ना कहीं स्थानांतरित बनेगी, कहीं ना कहीं जाएगी। मैं उस शब्दावली पे आ रहा हूँ जो एक लैंड जिहाद नाम का एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कहा था कि कहीं पर भी मिट्टी को लेकर वहाँ पर 4 ईंट लगाकर उस पर एक हरी रंग की चादर बिछाकर लैंड जिहाद बना दिया जाएगा। तो अब ये अगर स्थानांतरण होकर कहीं जाती है तो क्या वो लैंड जिहाद नहीं होगा? और लैंड जिहाद की आखिरकार परिभाषा क्या है? इसी सड़क पर एनएच की जितनी जब को आज ये चौड़ा करने की बात को लेकर, ये 8 लेन बनाने के लिए बात हुई है, मैं आप सीधे तरीके पे आ जाऊँ, जो बस अड्डे के आगे का चौराहा है, झाड़ी बाबा वाला मंदिर, उस जगह पर आता है, उस जद में आता है, क्या वही शब्दावली, वही शब्द और वही प्रक्रिया उस मंदिर के लिए भी रहने वाली है या नहीं रहने वाली? देखिए, उस मंदिर को लेके भी नोटिस जारी हो चुका है। अब प्रशासन उसमें क्या रुख लेता है, प्रशासन का एक्शन क्या होता है? हालांकि जो मैंने सुना है उसके मुताबिक मंदिर को दूसरी तरफ स्थानांतरित किया जाएगा, दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। वो जगह कहाँ होगी वो भी नहीं पता है। ऐसे ही इसमें भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। जबकि मतलब मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि मानक हमेशा एक होना चाहिए सभी के लिए, आस्था सभी की है। जबकि मैं जानता हूँ कि इस तरीके का मुद्दा था कि शायद हम जो 2012 में झेल चुके हैं, अगर प्रशासन इसमें अपनी कुशलता नहीं दिखाता थोड़ी बहुत, तो प्रशासन ने जो भी, प्रशासन का काफ़ी अहम भूमिका रही है, तो नहीं तो मुझे लगता है कि माहौल बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता और शायद उद्धवपुर 2012 के दंगे को फिर से झेलता है। देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि 2 अक्टूबर 2011 में होता शायद, जी हाँ, 2011, तो वो चीज़ रिपीट ना हो। प्रशासन हमेशा चाहता है प्रशासन की शहर का माहौल ठीक रहे, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें भी संयम बरतना चाहिए। कल इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। मज़ार हटी थी, एक एनएच का प्रोजेक्ट था, शांतिपूर्वक एक काम हुआ, पुलिस प्रशासन अपना काम जो है वो कर रहा था, तो आपको जो है वो संयम बरतना चाहिए जी। मैं देख रहा था कि पहले विधायक शिव अरोड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद जो है तपाक सिन्हा, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुझे इस चीज़ में आपत्ति है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि मीडिया का संक्रमण काल चल रहा है। दरअसल कोई पत्रकार बोलता है, सत्ता, भाई हम सवाल किससे करेंगे? परसों करण मेहरा जी यहाँ आए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके वो कहते हैं कि साहब उसमें बीबीआईपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भाई बीबीआई की भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप उसका नाम भी तो बताइए, नाम लेने में आप परहेज कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट बात। भाई आप जो है वो विपक्ष में बैठे हो, मैंने उनसे कहा विपक्ष में एक पत्रकार जो है वो भी एक मजबूत विपक्ष होता है, बिल्कुल मैंने उनसे कहा, लेकिन जो हाँ, जो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हो गए, आप देख ही रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन विपक्ष हमारा, विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर मैं विपक्ष को मानता हूँ। मैं तो विपक्ष अपनी चीजें अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, अब आपका उसके पीछे क्या परसेप्शन है, क्या चीज़ें हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो है वो विपक्ष को मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और उठानी चाहिए बात। नहीं, मैं वही बात पे फिर हम बार बार आ रहे हैं। मैं अभी एक चीज़ आपको और याद दिला दूँ, जो हमारे यहाँ की इंडियन गैस एजेंसी है, इसके सामने एक मंदिर हुआ करता था। जब वो सड़क चौड़ी हुई तो उस मंदिर को स्थानांतरित करके थोड़ा पीछे कर दिया। अभी उस बाईपास पे फिर काम होना है, जबकि वो प्रोजेक्ट पे है। बिल्कुल, 3 मंदिर है। देखिए, हाँ, मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, बात है डेवलपमेंट की। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट है। डेवलपमेंट होगा तो उसका फायदा सभी को मिलेगा, बिल्कुल, उसमें मंदिर हटे या मस्जिद हटे। एक लैंड जिहाद जो शब्द का इस्तेमाल
किया गया कल, वो उचित नहीं था मेरे नहीं, हिसाब से। मैं उसी लैंड जिहाद की परिभाषा ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन काशीपुर बाईपास पे काम होगा तो क्या जो लोग उस अतिक्रमण से टूटेंगे वो लैंड जिहाद का हिस्सा रहेंगे, लैंड जिहाद का हिस्सा रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अब जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम उसका श्रेय ले रहे हैं, एक मज़ार के टूटने का हम श्रेय ले रहे हैं कि आपका विधायक जो कहता है वो करता है, तो निश्चित तौर पर अगर ये एनएच की जद में या बाईपास की जद में 6 से 7 मंदिर जो आ रहे हैं वो अगर हटने हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए बिल्कुल, उन लोगों को, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और फिर रावत जी एक बड़ा सवाल ये है कि ये अपना रोड जो है रामपुर रोड जी, इसी पर 2 साल पहले 17 मार्च 2023 को दुकानें हटी थी, बिल्कुल करीब 150 दुकानें थी, आपको याद होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल याद है ना, जिनमें से कुछ को वेंडिंग जोन में जगह भी दी गई। तो मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब सड़क एक ही है, चंद कदम की दूरी पे मज़ार हटती है तो आप श्रेय लेते हैं, जबकि दुकानें हटती हैं वो दुकानदार आपको चाबियां सौंप देते हैं तो आप श्रेय नहीं लेते। वो जिम्मेदारी किसकी थी, ये भी तय होनी चाहिए ना। अगर वो दुकानें हटी, अगर आपका संकल्प उस मस्जिद को लेकर था तो आप मानिए कि दुकानों का हटना भी आपका संकल्प था। और मैं ये कह देता हूँ कि अगर आपका संकल्प उस मजार को लेकर भी था तो आपके उस संकल्प की जद में आज वो झाड़ी बाबा वाला मंदिर भी आ गया है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक चीज का श्रेय लेते हैं तो फिर आपको सारे में जाना पड़ेगा जी, तो उसमें मुझे लगता है उसमें फिर बड़ी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, उसमें फिर बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं, आपको नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप अपनी शब्द जालों में फंसते हुए चले जा रहे हैं। और मैं वही बात कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों बाद मुझे जहाँ तक सूचना मिली है जो बस अड्डे के बाहर की जो मार्केट है वो टूटनी है, वहाँ पर बाकायदा एक मंदिर और है, वो भी उसकी जद में आ रहा है। उस मंदिर का क्या होगा? मेरा मानना है जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, विकास सबसे पहले है और हर आदमी शहर का यही चाहता है डेवलपमेंट हो। बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन उसके बाद अगर कोई किसी का धर्म से संबंधित कोई काम होता है तो दूसरे को मजे नहीं लेनी चाहिए। अब निश्चित तौर पे जब ये मंदिर हटेंगे तो आपको लगता है फिर यही चीज़ दोबारा नहीं होगी, क्यों नहीं? दूसरे पक्ष की तरफ से होगी। बिल्कुल। एक मुझे जो और चीज़ उसमें वो लगी कि सुबह जब ये खबर फैली कि मज़ार को हटाया गया है, उसके बाद फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जैसी पोस्टें किसी के समर्थन में चली। बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज सेम टू सेम थी। मेरा ये मानना है कि वो लोगों ने डाली नहीं, उनसे डलवाई गई। नहीं मैं उनसे डलवाई गई। मैं बिल्कुल आप इसको लिखिए। हाँ, लिखिए क्या होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फेसबुक पे पिछले कुछ टाइम से माहौल चल रहा है जिसको एक कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप ये देखिएगा कि एक ही मैसेज होता है और आदमी उसे पढ़ता है और एज इट इज फॉरवर्ड कर देता है। मतलब लिखने की और सोचने की कुव्वत भी लोगों में खत्म हो गई है। बस आप बिल्कुल उस मैसेज का इंतजार करते हैं और उसको आगे आपका काम उसको बिल्कुल प्रचार प्रसार में। देखिए कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम हुआ, मज़ार हट गया, शांतिपूर्वक हट गया, प्रशासन ने अच्छा काम किया, प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से काम किया जी। उसके बाद जो ये सब हुआ उससे अनऑफिशियल तमाम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी परेशान दिखे कि आखिर ये हो क्या रहा है, देखिए आईक्यू लेवल चल क्या रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने बहुत पहले एक बार बात करी थी कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी, उनका एक आईक्यू लेवल होता है। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ का एक लंबा टाइम स्पेंड करके वहां तक पहुंचाया करके। नेता तो जनहित में कैसे भी बन जाते हैं और आजकल आपने देखा ही है कि नेता बनने के लिए बहुत कोई डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो लगता है एटलीस्ट पत्रकारिता के लिए भी इनसे थोड़ी ज्यादा समझदारी चाहिए, लेकिन नेता के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर। कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई जो है वो आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनता है तो वो पूरे देश के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बनता बिल्कुल है। एग्जैक्ट। वो एक वर्ग का नहीं होता है। तो मैंने ये सवाल मैंने कल अपनी जो एक लाइव थी उसमें भी रखा कि आखिर शिव अरोड़ा, मैं नाम लेके कह रहा हूँ जी, शिव अरोड़ा सिर्फ हिंदुओं के ही विधायक हैं? वो शहर के विधायक हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। उनको क्या कहा जाता है? उनको हिंदू विधायक नहीं कहा जाता। हालांकि ये स्लोगन जो है हिंदू हृदय सम्राट, ये राजकुमार ठुकराल के टाइम से चल रहा है। जी जी। अब ये शब्द कहाँ से आया, हिंदू हृदय सम्राट जो है वो सम्राट शब्द कहाँ से आया? क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट मैंने देखा राजकुमार ठुकराल ने जब बीजेपी छोड़ी और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा, या उसके बाद जब उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा थी, तो कहीं ना कहीं उनके जो है वो हिंदू हृदय सम्राट वाली उनकी जो चीज़ थी वो डगमगाती हुई मुझे दिखी।
आज उनके जो समर्थक थे, हाँ बिल्कुल, मैं वो भी डगमगाते हुए मुझे दिखे कि जिस राह पे हम चल रहे थे। मैं एक बात बताता हूँ, हर बार क्या होता है कि आदमी, एक वो पुरानी कहावत है कि लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचने वाली बात होती है। जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बिखड़ जी को जब हराया गया था, उसके बाद से जब उनको तराई का शेर वाला जो तगमा मिला था, उसके पैरेलल एक नाम चाहिए था। मुझे लगता है ये वो नाम था कि जो उनके पैरेलल एक नाम खड़ा किया गया था, हिंदू हृदय सम्राट वाला, ताकि वो छवि के पैरेलल एक छवि बनाई जा सके। और उसी छवि पे दोबारा से किसी बोल उसमें लगातार काम करने के होते हैं कि बार बार जब मंच में, कभी मैंने देखा है कि जब वो मंच आसीन होते हैं तो जब उनके व्यक्ति जब मंच संचालन कर रहे होते हैं तो बार बार एक होता है कि यहाँ के लोकप्रिय विधायक होता है। और मैं वही बात फिर कहना चाहता हूँ कि आप ये समझिए, हो सकता है कि आपको 60-70 हज़ार वोट मिला हो, लेकिन आप पूरी 2 लाख जो हमारी जनसंख्या है, उस पूरी जनसंख्या के आप विधायक हैं और आप ये चीज़ें कभी समझ ही नहीं पाए। ठीक है, आप इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाए। और आप, मैं फिर वही कहता हूँ कि मैं देखिए पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में 500 कुछ स्ट्रक्चर हटाए गए हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे धामी जी हैं। अगर हर स्ट्रक्चर को लेकर वो श्रेय लेने लगेंगे, हाँ समझिए आप, तो माहौल कहाँ चले जाएगा, तो माहौल प्रदेश का कहाँ जाएगा। बिल्कुल इससे भाई NH की जद में एक चीज आ रही है, वो हटी है, उस पर श्रेय लेने का मतलब मैं तो नहीं मानता कोई अच्छा तरीका है। हाँ, मैं वही, और फिर मैं क्रेडिट की बात भी करता हूँ कि भाई NH का मामला है, NH ने अपने स्तर पे काम करना है और कर भी दिया है। और आज मैं कहता हूँ ना कि मेरे ख्याल में 4-5 घंटे लगे हैं चीज़ें सामान्य करने में, और अब किसी को अब पता भी नहीं चलेगा, कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी मजार होती थी, क्या होती। मैं कहना चाहता हूँ कि पीछे की जो चीज़ें हैं जो अब टूटनी है, क्या वो भी इसी तरीके से टूटने वाली है? जो भी चीज़ इसकी जद में आई है, देखिए उन पर भी इसी तरीके का प्रचंड रूप और पीला पंजा चलने, मुझे ऐसा लगता है प्रशासन जो होता है काफ़ी चीज़ें, हालांकि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी धमक होती है, उसके पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, झुकाव होता है। हाँ, शुरू से रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ना अभी, IAS IPS का IQ लेवल, ये बात ठीक है बिल्कुल। IAS IPS कभी नहीं चाहता कि मेरे शहर का माहौल खराब हो, मेरे शहर का सौहार्द बिगड़े। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि जो मंदिर हटेंगे, मुझे लगता है कि उनको, हो सकता है कि उनको कहीं उनके स्थानांतरण की जो बात है, उनकी मूर्तियों के स्थानांतरण की बात है, वो कहीं जो है वो दूसरी जगह हो जाए। आपको ध्यान होगा शहर में तमाम चौकों से जो है वो महापुरुषों की प्रतिमाएं हटी। जी बिल्कुल। जो एक जगह लाके ससम्मान जो है गांधी पार्क में उनको स्थापित कर दिया गया। ये बात दीगर है कि आज उसमें जो है वो आसपास जो है वो नशेड़ी और ये सब जो है वो घूमते हुए, लेटते हुए देखे जा सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो लेकिन उनको एक स्थान दिया गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो मंदिर है उनको भी एक स्थान दिया जाना चाहिए, जो मजार में नहीं किया गया। अब हाईकोर्ट के कहने के बाद अब उसका इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। हाँ बिल्कुल है। मैं अभी एक चीज़ और कहता हूँ कि आपने एक बात कही थी कि मौजूदा समय में लोगों को ये समझ जाना चाहिए, चाहे जो भी विधायक है, चाहे वो किच्छा के विधायक हैं, यहाँ के हैं, कहीं के भी, पूरे देश में कहीं के भी, या प्रधानमंत्री हैं, CM हैं, कि वो पूरी अपनी जनता के CM हैं, विधायक हैं, यह है करके। मैं आपको एक 2022 की एक घटना पुरानी एक वो कर दूं कि एक बार फरजाना बेगम ने मासूम से दिखने वाले व्यक्ति की जीत के लिए वहाँ एक चादर चढ़ा दी थी, और आज उस चादर का, फरजाना के द्वारा चढ़ाई गई चादर का हट जाना ये भगत ना पकड़ा कि मासूम मियाँ की मजार ही नेस्ता नाबूद कर दी गई, और उसका क्रेडिट भी उसी व्यक्ति ने लिया है जिसकी जीत की दुआ उस मजार पे। देखिए तमाम मंदिर भी ऐसे हैं ना तमाम मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ शिव अरोड़ा के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी जो है वो दुआ की गई होगी, है ना। देखिए मैं आपको, और तमाम मज़ारों में भी ऐसे ही हुआ होगा, देश की, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। मंदिर में जाके हम क्या करते हैं? मंदिर में जाके हम ईश्वर से यही तो कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे परिवार को जो है वो आप सुखी रखना, है ना, इस प्रदेश को आप सुखी रखना, इस देश को आप सुखी रखना, यही तो आप मांगते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हर आस्था के स्थल पर, हर धार्मिक स्थल पर यही तो होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला रहा हूँ, शायद आपने भी इस चीज़ को कवरेज करी, जो दरिया नगर में एक वो महिला के घर के अंदर का जो मंदिर टूटा है जिसमें अखंड ज्योत जलती थी, वो महिला आज भी इस चीज़ को ये मानने को राजी नहीं है कि मोदी जी को इस चीज़ की कहीं, बिल्कुल, मेरे चैनल पे भी आपने देखा होगा वो चला था। हाँ, उसने कहा कि मुझे, मेरी बात आप मोदी जी तक पहुंचाइए। वो लगातार वो वहीं बैठती है। वो महिला आज भी वहाँ पर यही बात कह रही है कि मेरी बात मोदी जी को बुलाइए, कि नीचे के लोग गलत कर रहे हैं, कि आपकी छवि को खराब किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं मेरा ये पहले से मानना है कि आप विकास कीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन लोगों के पुनर्वास का आप पहले इंतज़ाम कर लीजिए।
आज आप रोडवेज टर्मिनल के साइड के जो दुकानदार हैं वो दुकानें हटे नहीं है ना, आज नहीं कल हटेंगी, आज किसी वजह से रुकी हुई है कल हटेंगी। बिल्कुल। तो उनके पुनर्वास का आप पहले से ही सोचिए। वेंडिंग जोन आप पहले से ही, हालांकि विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने 4 वेंडिंग जोन जो हैं वो शहर में चिन्हित कर लिए हैं। मेरा ये मानना है कि उनके उजड़ने से पहले आप उनके वहाँ पुनर्वास की व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, ऐसा ना हो कि आज 2 साल बाद भी राम मनोरम लोहिया मार्केट की तरह जो दुकानदार थे वो आज भी जो है वो उनकी दुकानों की शटर कुछ तो आज भी आप देखो ना, कुछ दूसरी जगह चले गए, उनका कारोबार नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। मैं आपको एक चीज़ सिंपल बता दूं कि जो 150 लोग उजाड़े गए थे उनमें से कितने लोगों को दुकानें मिली है? मेरे ख्याल में 84 कोई लोग 78 लोग उसमें चिन्हित हुए हैं। देखिए मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, जब आपका पेट भरा हुआ होगा ना तभी आपका पूजा में भी मन लगेगा, है ना, तभी आपका जो है वो समाज में भी मन लगेगा। भूखे पेट तो पूजा भी नहीं होती। भूखे भजन ना होए गोपाला, आपने कहावत सुनी होगी। तो ये चीज है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपका पेट, आपका, देखिए अब जो धर्म की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म का नशा अफीम से भी तेज होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है ना, लेकिन इतना भी तेज ना हो कि वो दूसरों को जो है वो प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक बड़ी बढ़िया एक कोट सुनाता हूँ। सौरभ द्विवेदी जी ने एक दिन कहीं खड़े होकर बहुत बोल दी थी कि ऋषिकेश के घाट पर एक बड़ी बढ़िया बात में लिखी हुई है कि यहाँ ज्ञान बांटना मना है, यहाँ सभी ज्ञानी है, जिसका जो धर्म है उसे माने और खूब अच्छी तरीके से माने, लेकिन दूसरे को धर्म ना सिखाए। आप अपने धर्म की जितनी मर्जी तारीफ कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म, और मैं समझता हूँ कि मैं उस धर्म से आता हूँ, मेरा धर्म कभी भी मुझे दूसरे धर्म की कोई उपहास उड़ाना नहीं सिखाता। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो उन्होंने बात कही थी ना कि धर्म का नशा अफीम से भी, मैंने सर आस्था बोल दिया, हाँ, धर्म का नशा अफीम से भी तेज होता है। तो धर्म का नशा उतना ही होना चाहिए जितना कि जो है वो आपको प्रभावित ना करे और अन्य लोगों को प्रभावित ना करे। तो चलिए ठीक है। तो अब देखना यह है कि मैं आज से कह दूं कि इस एनएच की जद के काउंटडाउन आज से शुरू हो गया। इसका आज पहला दिन है और कितने दिन तक ये एनएच की जो जद 8 लेन बन गई है उस तक ये पूरे तक जाता है। ठीक है, ऐसा ही ना हो जाए जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया मार्केट को G20 के नाम पर उजाड़कर ये कह दिया गया था और उसके बाद ये कहा था कि 1.5 महीने के अंदर, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर काशीपुर बाईपास पर ये काम होने वाला है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ पिछले 3 सालों में ना तो उनको नींद आई और ना ही वो सपना आया और ड्रीम प्रोजेक्ट आज भी अधर पर है। मैंने उसमें एक बार ये भी लिख दिया था कि जब निगम के जब चुनाव होंगे तो निगम के चुनाव के बाद जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर शहर में आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसके बाद जो विकास को की कड़ी है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ना तो निगम का कोई व्यक्ति विधायक को अब इस चीज़ का क्रेडिट लेने देगा, ना विधायक निगम के। और ये चीज़ें हमने 3 साल बेमिसाल में देख ली हैं कि किस तरीके से हमने 3 सालों में कई बार बुलडोजर चलते हुए देखा है। हाँ। लेकिन हमने कुछ बनते हुए नहीं देखा। हाँ एग्जैक्ट बात है। आज भी लोग ये लगातार इस बात को कहते हैं कि पिछले 3 साल सड़कें बनना, पार्कों का रखरखाव, ये एक नियमित प्रक्रिया है। मैं कहता इसको हम सड़क, नाली, बिजली और पानी, हर वो व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है उसका मौलिक अधिकार है। ये विकास की परिभाषा में सेट नहीं होते। मेरा अपना मानना है, मेरा ओपिनियन है कि जिस आदमी को वोट देने का अधिकार है उसके घर तक सड़क, बिजली, पानी उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार उस व्यक्ति का है और उसको ये चीज़ें आंख में आंख डालकर बिल्कुल नेक टू नेक बात करने का अधिकार है कि मैंने आपको वोट दी, मेरे लिए सड़क, नाली, बिजली, पानी कहाँ है। और सड़कों की व्यवस्था तो आप एनएच छोड़ दीजिए, इसके अलावा बल्कि एनएच को भी मन देख लीजिए कि एनएच की स्थिति भी उतनी सुधार नहीं है, बिल्कुल उस तरीके से भी सुचारू नहीं है करके। लेकिन बाकी और आप जहाँ भी आप सड़क देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सड़क की स्थितियाँ जर्जर ही मिलने वाली हैं। सड़क जो है विकास का रास्ता खोलती है। हाँ बिल्कुल। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से जो बिल्कुल शुरू हुआ, उसके बाद से आप देखिए तमाम हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, तमाम चीज़ें बनी, तो ये अच्छी बात है। हम इस बार मैं नितिन गडकरी जी और पहले जो अपने राज्य परिवहन मंत्री रहे थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनसे खासा प्रभावित हुआ कि उन्होंने हमारे गढ़वाल में कुमाऊँ में उस जगह सड़कें पहुँचा दी थी। यहाँ बहुत लंबे टाइम से ये नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सरकार जो है अभी इन सब चीज़ों पर, और ऐसी स्थिति में जब सूबे के मुख्यमंत्री ने ये अपने उससे बयान दिया था कि 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, क्या वो गड्ढा मुक्त हो गई है या बातें केवल प्रचार प्रसार तक ही रह जाती हैं? बिल्कुल देखिए ना, रुद्रपुर की तमाम सड़कें जो आज तक नहीं बनी,
लोग अभी आपकी जब ये वीडियो चलेगी तो उस पर लिखेंगे कि हाँ, मेरे इलाके की सड़क मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ही माध्यम से आपने बात कह दी। अगर आपके भी शहर की और आपकी गली की सड़क कोई बनी हुई नहीं रह गई तो आप हमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सड़क पर ही आने वाले हैं। हालांकि मैं फिर यही बात कहता हूँ कि धर्म के मामले में थोड़ी सजगता जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि धर्म से लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं और हमने धर्म को लेकर बवाल होते हुए कई बार देखा। और मैं कहता हूँ कि कल शायद कोई उपद्रवी लड़का कोई भी किसी भी समाज से होता और थोड़ी थी भी अगर मानसिकता उसकी हो जाती तो फिर शहर में वो 2011 बिल्कुल। कल मैंने रावत जी अपनी बात रखी तो उस दौरान किसी व्यक्ति ने, नाम क्या लेना, किसी व्यक्ति ने लिखा हिंदू विरोधी पत्रकार। तो अगर आप पत्रकारों में भी हिंदू मुस्लिम खोजने लगेंगे तो समाज के चौथे स्तंभ का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, मैं फिर तो चौथे स्तंभ का आप जिससे कि उम्मीद करते हैं कि वो समाज को आईना दिखाए, उसको अगर आप वर्ग विशेष में बांट देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारी भावनाएं, इसलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार आज भी हैं जो उस मजार में काफ़ी साल पहले तक वहाँ तक जाते थे मत्था टेकने के लिए, आप अपनी दुआएं मांगने के लिए, और उनको ऐसा मानना था कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हमारी मंजूर भी हुई हैं। इवन ये आप खुद देखिए, जब आप परेशानी में होते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, और अगर उनसे ये कहा जाए कि फला मजार पे आप जाइए, वहाँ आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, वहाँ परेशानी दूर हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से जाने में कोई देर नहीं लगाता। यही मुस्लिमों की संग भी है कि वो फला के आप जो है वो, मैं जिस भी व्यक्ति ने आपकी वॉल पे लिख दिया, मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि अजमेर साहब की दरगाह शरीफ पर तो माननीय मोदी जी भी गए थे। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जिससे आप एक उम्मीद करते हैं, आदमी मीडिया से क्या उम्मीद करता है? नहीं, आजकल बहुत बिग क्विक डिसीजन लेने वाला समय आ गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि संक्रमण काल चल रहा है। अच्छा लिखोगे तो आप सरकार के चापलूस हो जाओगे, है ना, और अगर आप आईना दिखाने का काम करोगे सरकार को तो आप विपक्ष के चमचे हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, आप अच्छे को अच्छा मत दिखाइए, बुरे को बुरा मत दिखाइए, साइलेंट भूमिका में रहिए। फिर मीडिया का फ़ायदा क्या है? फिर चौथे स्तंभ की आप बात क्यों करते हैं? मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे करके जो शिकंजा कसा जा रहा है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कतें देने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, शायद वो, मुझे नहीं लगता कि जब जिम्मेदार लोग ही बचकानी और छोटी हरकतें करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर गंभीर परिणाम तो आपको देखने को मिलेंगे ही। चलिए, तो साथियों, ये थे हमारे साथ कंचन वर्मा जी, फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के मैं कहूँ ऑनर, और मेरा सौभाग्य रहा है कि आज पहले दिन मैंने उनके साथ अपना मंच साझा किया है, और जिस पर कंचन भाई ने सीधे सीधे तौर पर ये सीधे सीधे बताया है कि जो मज़ार तोड़ी गई थी उसकी जब हाई कोर्ट से उस पर एक डिसीजन आना था तो उसका वेट किया जाता और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अब NH जो 8 लेन बनाया जाएगा, इसकी जद पे कुछ मंदिर भी आएंगे, उनका क्या होने वाला है? क्या जब वो मंदिर टूटेंगे तो जो लोग मज़ार टूटने का क्रेडिट ले रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं, अपने आप को उसके लिए अपने को संकल्प ले रहे हैं, तो क्या वो उन मंदिरों का भी संकल्प लेंगे, या इस जद में आने वाली तमाम वो चीज़ें जो टूटेंगी, जो अतिक्रमण के जद में आती है, क्या वो भी लैंड जेहाद का हिस्सा कही जाएंगी? उस दिन उसी तरीके की भाषा शैली यूज की जाएगी, या उसी तरीके का जो मैं कहता हूँ खुले तौर पर जहर उगला गया? और मुझे एक मैं आखिरी बात कहूँगा कि कल 2 घटनाक्रम हमारे शहर में हुए। एक मज़ार का हटना और दूसरा हमारे शहर के एक व्यक्ति जो सेना के लिए लड़ते हुए, जी 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 जी, जिसको गोली लगी और लंबे इलाज के बाद उसकी डेथ हो गई। सैन्य सम्मान के साथ में उसकी अंत्येष्टि हुई। मुझे वो नेता नहीं दिखाई पड़े जो कल इस मज़ार की राजनीति में उलझे हुए थे। हमारे शहर का एक व्यक्ति जो सेना में लड़ते हुए घायल हुआ, लंबे इलाज के बाद कल उसकी डेथ हो गई। यहीं रुद्रपुर में शमशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार हुआ। मुझे वो चेहरे मैं तलाश रहा था, वो चेहरे नज़र नहीं आए। तो मुझे इस पर भी आपत्ति है कि राजनीति धर्म की राजनीति से करने से बढ़िया है कि आप लोकतंत्र में लोग की बात करें और तंत्र की बात करें, जो नहीं होती है। जी, मैं बिल्कुल, मैंने कल भी ये कहा था कि अगर जब राम मनोहर लोहिया मार्केट टूटी थी तो उस समय डोर लगाकर अगर खींचकर अतिक्रमण तोड़ दिया जाता तो शायद राम मनोहर लोहिया मार्केट पर जिन लोगों के सवाल आज भी बाकी हैं, या जो लोग आज भी इस मामले में सरकार को दोष देते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो गई होती।
हुई, लेकिन उस डोर पर धर्म का मान चढ़ाकर जो चीज़ें बचा दी गई हैं और जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, वो निहायत ही मतलब निंदनीय था। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि मेरा हमेशा से कहना यह है कि भैया मैं मानता हूँ कि जो राजनीति है और जो राजनेता हैं और जो पार्टियां हैं, राजनीति का सेवा से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन यह है कि राजनीति आदमी व्यक्ति केवल उस राजनीति के जनता को मत कर उससे मेवा निकाल कर अपनी बिल्कुल चीज़ें सही करने के लिए आते हैं, और इसका सेवा से कहीं तक कोई दूर दूर तक, ये सिक्के के दो पहलू हैं जो आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे। हाँ, कुछ लोगों में थोड़ी बहुत औपचारिक तौर पर इस चीज़ के लिए बची हुई है थोड़ी सी अपनी वो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मामले में मैं कुछ मानता नहीं हूँ। लेकिन सैन्य सम्मान अगर नहीं बचा हुआ है, अगर सैन्य सम्मान नहीं बचा हुआ है, तो फिर मैं लगता हूँ कि देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि मैं और आप अगर आज यहाँ बैठ कर बातें कर पा रहे हैं तो इस चीज़ का क्रेडिट जो है उन सेना को जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और इसमें अगर इस पर भी राजनीति हो रही है तो फिर देश गलत दिशा में जा रहा है। तो साथियों, फिर हमारा वही कहना है कि एयरलाइन की इस जद में आने वाली तमाम चीज़ों को अगर तोड़ा जाएगा, और इसकी शुरुआत उस मज़ार से हुई है, उस सालों पुरानी मज़ार से हुई है, और जिस तरीके से वो तोड़ी गई है, क्या बाकी की चीज़ें भी इसी तरीके से और सेम इसी वक्तव्य के साथ तोड़ी जाएंगी? अब देखना यह है कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है, और आज क्या टूटना है या कल क्या टूटना है, या फिर ये कब तक टूटना है। कहीं ऐसा ना हो कि राम मनोहर लोहिया मार्केट की ही तरह केवल बयानबाजियाँ हों, भाषणबाजियाँ हों, और बड़े बड़े अपने कसीदे पढ़े जाएं और कहा जाए कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका नाम था काशीपुर बाईपास, और जिस पर बहुत जल्दी काम होने वाला है। 3 साल बेमिसाल के बावजूद भी आज वहाँ कहीं कुछ भी नहीं बना है। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन काशीपुर बाईपास और तमाम जगह से चीज़ें तोड़ी जाएंगी या टूटेंगी, उस दिन भी बयान इसी तरीके से आएंगे। क्या उस दिन भी इसी तरीके से नफरत फैलाई जाएगी? क्या उस दिन भी उन सब चीज़ों को, जो अतिक्रमण की जद पर आने वाली चीज़ें, उनको भी लैंड जिहाद का नाम दिया जाएगा? आखिर लैंड जिहाद की परिभाषा क्या है? क्या है किसी केवल धर्म विशेष के लिए है, या फिर अन्य लोगों पर भी ये उसी तरीके से कायम रहते हैं, काबिज रहते हैं? और एक बात जो कंचन भाई ने शुरू में कह दी थी, मैं उस बात पर पूरी तरीके से मुहर लगाता हूँ कि जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो पूरे शहर की राजनीति कर रहे हैं, किसी एक वर्ग विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप पूरे शहर के विधायक हैं, आप पूरे शहर के नेता हैं, पूरे शहर के मंत्री हैं। ये चीज़ अक्सर ध्यान पर रखें। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए। फिर किसी और व्यक्ति के साथ बैठेंगे। और आज कंचन भाई का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जल्दीबाजी में है, बरेली जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बात रखी, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।